इस क्लास का हमारा टॉपिक है oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस कहने का मतलब ये है कि oogenesis का मतलब ओवम फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले बात करते हैं oogenesis की। oogenesis तो एग्जाम के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि oogenesis कब से स्टार्ट होता है। oogenesis कब से स्टार्ट होता है? कब से स्टार्ट होता है किसी फीमेल में oogenesis कब से स्टार्ट होता है? तो आपका आंसर रहेगा बिफोर बर्थ। जन्म के पहले ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहली बात। और बिफोर बर्थ में कब टाइम की बात करें तो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। जब जो है फीटस जो 20 वीक का होता है उसी में जो है oogenesis स्टार्ट हो जाता है। अगर मंथ की बात करें तो 3 मंथ से। अब देखो होता कैसे है, ध्यान रखेंगे बात को। जब फीटस की जो लाइफ होती है 20 वीक की हो जाती है या 3 मंथ का फीटस हो जाए तो उसके अंदर क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। कहां से? ओवेरी में जर्म सेल से oogenesis स्टार्ट हो जाता है। oogenesis स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होता क्या है एक्चुअल के अंदर, ध्यान से देखेंगे। जर्म सेल मदर सेल है। जर्म सेल से क्या होता है, यहां पर जर्म सेल में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कौन से टाइप का? माइटोटिक डिवीजन। और उससे बनते हैं फॉलिकल्स। क्या बनते हैं? फॉलिकल्स, जिनको बोलते हैं oogonia। oogonia oogonia जो फॉलिकल्स बनते हैं उनको बोलते हैं oogonia। सबसे पहले क्या बनता है? oogonia। और oogonia की जो संख्या होती है 50 लाख से 70 लाख। एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि 20 वीक के फीटस में कितने फॉलिकल्स होते हैं? आप क्या लिखोगे? 50 से 70 लाख। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होता है कि ओवरी की जर्म सेल होती है, उसके अंदर सेल डिवीजन होता है जिससे oogonia बनता है। और ये oogonia बर्थ तक, एट बर्थ, जन्म तक डिवाइड होते रहते हैं। इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है, जन्म तक डिवाइड होते रहते हैं। और जन्म तक आते आते 20 वीक से बर्थ तक आते आते ये 50 से 70 लाख जो oogonia थे, इनमें से कुछ oogonia या फॉलिकल्स का हो जाए डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो है 2 मिलियन रह जाते हैं। 2 मिलियन या 20 लाख, 2 मिलियन रह जाते हैं। आई बात समझ में? एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि एट बर्थ कितने फॉलिकल्स पाए जाते हैं? 20 लाख या 2 मिलियन। एट बर्थ कितने पाए जाते हैं? 20 लाख या 2 मिलियन। उसके बाद क्या होता है देखो, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक
इन 2 लाख सॉरी इन 20 लाख या 2 मिलियन जो फॉलिकल्स हैं, इनमें मियोसिस स्टार्ट होता है। मियोसिस मियोसिस और माइटोटिक 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, ध्यान देंगे, इधर देखेंगे। सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, किसी भी सेल का डिवीजन होता है 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। एक को बोलते हैं माइटोटिक, एक को बोलते हैं मियोसिस। माइटोटिक डिवीजन के अंदर जो है एक सेल की 2 सेल बनती है, जबकि मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 सेल बनती है। एक तो ये इसके अंदर फर्क है। दूसरा, माइटोटिक डिवीजन में प्रत्येक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 46, जबकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रह जाती है? 23 रह जाती है, आधी रह जाती है। माइटोटिक डिवीजन से जो सेल्स बनती है उसको हम डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं, ध्यान रखना। मियोसिस से जो सेल बनती है उनको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। तो आपके पास में क्या होता है, ये जो 20 लाख या 2 मिलियन जो फॉलिकल्स एट बर्थ मिले हैं, इनके अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस की फर्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं, ये प्रोफेज के अंदर पहुंचते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में पहुंच के और इनका सेल डिवीजन अब रुक जाता है। मतलब सेल डिवीजन कौन सी कंडीशन में चला जाता है? रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है। और रेस्टिंग कंडीशन में जाने की वजह से इन 2 मिलियन में से 2 मिलियन में से बहुत सारे जो है फॉलिकल्स प्यूबर्टी तक खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और एट प्यूबर्टी के टाइम पे जो है ओनली 4 लाख 4 लाख 20 मिलियन या सॉरी 2 मिलियन या 20 लाख के कितने रह जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम? 4 लाख 4 लाख फॉलिकल्स रह जाते हैं, 4 लाख फॉलिकल्स रह जाते हैं। आई बात समझ में? अब इन 4 लाख फॉलिकल्स में क्या होता है, देखो, मियोसिस कंप्लीट होता है, और इन 4 लाख फॉलिकल्स में से ही कुछ फॉलिकल्स जो है आपके मेच्योर हो पाते हैं, मेच्योर होते हैं, और क्या बनाते हैं? ग्राफिन फॉलिकल्स बनाते हैं। मेच्योर होकर क्या बनाते हैं? ग्राफिन फॉलिकल। और जब इस ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो है कंप्लीट सेल डिवीजन हो जाता है, मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में एक तो बनता है ओवम, मेच्योर ओवम, और 3 पोलर बॉडी। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कितनी पोलर बॉडी? 3 पोलर बॉडी। क्लियर? तो यहां पर जो ओवम बनने की जो प्रक्रिया हुई है पूरी पूरी, उसको क्या बोलते हैं? oogenesis। तो एक बार फिर देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर देखेंगे। देखो होता क्या है oogenesis, एक बार फिर से देखेंगे कि आपके पास में सबसे पहले फीटस है 20 वीक का। 20 वीक से ही जो है oogenesis स्टार्ट हो जाता है, या 3 मंथ से ही, 3 मंथ से ही ओवम फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट oogenesis कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी ओवेरी में जर्म सेल पाई जाती है, जर्म सेल डिवाइड होती है। जर्म सेल क्या होती है? डिवाइड, उसके अंदर सेल डिवीजन होता है, डिवाइडेड होती है, और क्या बनाती है? oogonia। oogonia, ये जो है oogonia जो होते हैं आपके प्राइमरी फॉलिकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। और इनकी संख्या 20 वीक पे इनकी संख्या होती है आपके पास में 50 से 70 लाख, या 5 से 7 मिलियन। उसके बाद 20 वीक से लेकर और बर्थ, 8 बर्थ तक इनमें सेल डिवीजन होता रहता है। इन oogonia के अंदर डिवीजन चलता रहता है, और कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। तो इतना लंबा पीरियड होने के बाद में 37 वीक पे बर्थ होती है। तो इस लंबे पीरियड के अंदर क्या होते हैं, कुछ फॉलिकल्स जो होते हैं, कुछ फॉलिकल्स जो है खत्म हो जाते हैं। और बर्थ के टाइम पे कितने फॉलिकल्स बचते हैं? ओनली 2 मिलियन। 2 मिलियन मतलब 20 लाख फॉलिकल्स बचते हैं।
2 मिलियन मतलब 20 लाख, 20 लाख फॉलिकल्स आपके पास में बचते हैं। आई बात समझ में? अब क्या होता है देखो, इन 20 लाख जो फॉलिकल्स बने एट बर्थ पे, एट बर्थ पे जो 20 लाख फॉलिकल्स बने हैं, इनको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। और ये इमेच्योर फॉलिकल्स में ही गिना जाता है। अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, जवान होने तक, ये जो 13 साल तक का समय है, ये जो 13 ईयर तक का समय है, 13 साल माना गया है प्यूबर्टी की एज, इन 13 साल तक के समय में डिवीजन होता रहता है, लेकिन यहां पर जो डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है, मियोसिस, जन्म के बाद में। और मियोसिस के अंदर अलग अलग स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो यहां पर जो है प्रोफेज स्टेज स्टार्ट होते ही, प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होते ही सेल डिवीजन रुक जाता है। और इस कंडीशन को बोलते हैं, देखो एट बर्थ, जैसे बच्चा पैदा हुआ फीमेल बेबी, उसके अंदर 20 लाख प्राइमरी oocyte था, 20 लाख प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस स्टार्ट हो गया, और प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में ही मियोसिस जो है रुक जाएगा। कब तक रुक जाएगा? प्यूबर्टी तक। इस रुक जाने की कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग कंडीशन या रेस्टिंग फेज, जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक रेस्टिंग फेज। और प्यूबर्टी पे फिर वापस जो है मियोसिस वापस अपने आगे की प्रोसेस करता है, और प्यूबर्टी तक आते आते ये जो तुम्हारे पास में 20 लाख प्राइमरी oocyte थे, ये प्यूबर्टी तक आते आते जो है 4 लाख रह जाते हैं। एट प्यूबर्टी 4 लाख फॉलिकल्स, और इन 4 लाख फॉलिकल्स में मियोसिस आगे बढ़ता है, मियोसिस जो है आगे बढ़ता है, जो कि आपके रेस्टिंग कंडीशन में चला गया था बर्थ के बाद में, तो प्यूबर्टी के टाइम पे वापस वो स्टार्ट होता है चलना। इन 4 लाख फॉलिकल्स में स्टार्ट 20 लाख से हुआ था, लेकिन बीच के अंदर बहुत सारे डैमेज हो गए, इसलिए जो है प्यूबर्टी तक जो है कितने बचे? 4 लाख फॉलिकल्स। और इन 4 लाख फॉलिकल्स के अंदर ही मियोसिस आगे बढ़ता है, और मियोसिस आगे बढ़ के जो है क्या बनाता है आपके पास में? सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte से क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte को हम मैच्योर ओवम भी बोलते हैं। और पूरी लाइफ के अंदर एक फीमेल में 400 मैच्योर ओवम बनते हैं, 400 मैच्योर ओवम बनते हैं। तो 400 मैच्योर ओवम बनते हैं। अब देखो इस मैच्योर ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल, सॉरी। इस मैच्योर फॉलिकल से देखो इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिन फॉलिकल भी कहते हैं हम लोग, कल आप लोगों ने पढ़ा था, ग्राफिन फॉलिकल्स भी इसे कहते हैं। और इस ग्राफिन फॉलिकल से क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होने पर क्या क्या बनता है यहाँ पे? एक तो ओवम बनता है, और 3 पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, 3 पोलर बॉडी बनती है। आई बात समझ में? तो यहां पर ये क्या बन गया? ओवम। और ओवम बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? oogenesis। तो oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है? बिफोर बर्थ, एट द टाइम ऑफ 20 वीक ऑफ फीटस या 3 मंथ ऑफ फीटस। उसके बाद में बर्थ के टाइम पे, देखो उस टाइम पे तो 20 वीक के टाइम पे तो कितने होते? 50 से 70 लाख फॉलिकल्स। और बर्थ के टाइम पे कितने रह जाते हैं वो? आपके पास में 2 मिलियन या 20 लाख। उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम कितने रह जाते हैं? 4 लाख। और उन 4 लाख के अंदर से भी कितने जो है आपके मेच्योर ओवम बनाते हैं, या कितने जो है ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं? 400। तो जितने ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगे उतने मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएंगे। तो एक फीमेल को पूरी लाइफ के अंदर कितने मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आते हैं? 400। क्योंकि
400 क्या बनती है, ग्राफिन फॉलिकल्स बनती है, तो 400 मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी लाइफ के अंदर आएंगे ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे, देखो मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ। इन फीमेल oogenesis स्टार्ट बिफोर द बर्थ। इन फीमेल oogenesis स्टार्ट बिफोर बर्थ। पहली बात, बिफोर बर्थ में कब? 20 वीक या 3 मंथ। सेकंड बात क्या है? सेकंड आपको ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुएशन जो 400 मेंस्ट्रुएशन होते हैं एक फीमेल के अंदर पूरी लाइफ में। पूरी लाइफ में कितने मेंस्ट्रुएशन होते हैं? पूरी लाइफ में 400 मेंस्ट्रुएशन होते हैं। आई बात समझ में? अब देखो ये जो ओवम रिलीज होगा, oogenesis में जो ओवम बना है, ये ओवम जो है ओवुलेशन के द्वारा कहां पर चला जाएगा? फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब में। और फॉलोपियन ट्यूब में जाकर कहां पर रेस्ट करता है? ये एम्पुला पार्ट में। एम्पुला पार्ट में रेस्ट करता है। इसका वेट करता है स्पर्म का। इसका वेट करता है स्पर्म का। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ओवम का जो है ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में जाना, ओवम का ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में जाना क्यूमुलस ऑर्फस कहलाता है। क्यूमुलस ऑर्फस। क्यूमुलस ऑर्फस कहलाता है। ऑर्फस का मतलब ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस किससे रिलेटेड? ओवेरी से। कि ओवेरी से मुक्त होना ओवम का क्या कहलाता है? क्यूमुलस ऑर्फस। और कहां पर जाता है ओवम? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में रेस्ट करता है? आपके एम्पुला पार्ट में। अब बात करते हैं, देखो ये जो ओवम बना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओवम। ओवम में भी कौन सा? मेच्योर ओवम। मानव की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओवम। आई बात समझ में? और इसकी 3 लेयर होती है। 3 लेयर होती है इसकी। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 1 2 और 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडियाटा। और इसी लेयर पे आके स्पर्म जो है चिपकता है। ध्यान रखना, स्पर्म कौन सी लेयर पे आके चिपकता है? इसी लेयर पे। उसके बाद जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं जेना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ये प्रोटीन की बनी होती है। और अंदर जो होती है उसको बोलते हैं वेलेटाइन मेम्ब्रेन। वेलेटाइन मेम्ब्रेन। वेलेटाइन मेम्ब्रेन। और यहां पर एक स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रीवेलेटाइन स्पेस। ये वाला जो स्पेस है
इसको बोलते हैं प्री वेलेटाइन स्पेस। और इस प्री वेलेटाइन स्पेस में क्या पाई जाती है, वो जो 3 पोलर बॉडी थी वो इसमें पाई जाती है, 3 पोलर बॉडी जो कि ओवम के साथ में आई थी, है ना, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बनी है। तो ये आपके पास में देखो oogenesis था, और oogenesis के बाद में आपकी जो है स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम था। सबसे बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ध्यान रखना कि जो स्पर्म है ओवम की कौन सी लेयर पे आके अटैच होता है, कोरोना रेडिएटा पे। उसके बाद बात करते हैं स्पर्मेटोजोआ की, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। सबसे पहले टाइमिंग कब होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट एट प्यूबर्टी। देखो oogenesis तो स्टार्ट हो जाता है जन्म के पहले ही 20 वीक में ही, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है आपके, एट प्यूबर्टी पे, स्टार्ट एट प्यूबर्टी। अब होता है कैसे, देखो प्यूबर्टी के टाइम पर जो टेस्टिस है, टेस्टिस की जर्म सेल, जर्म सेल जर्म सेल डिवाइड होती है, डिवाइड होकर जर्म सेल डिवाइड होकर क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया। जर्म सेल डिवाइड होती है, कौन सा डिवीजन होता है यहाँ पे, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होता है और क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया। जैसे वहां पर oogonia बना था, यहाँ पे क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया। और इस स्पर्मेटोगोनिया में फिर माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन होता है, इसको समसूत्री विभाजन भी आप हिंदी में कहते हो। माइटोसिस डिवीजन होता है, और अब की बार जो बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर सेल डिवीजन होता है, और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजोआ। और लास्ट स्पर्मेटोजोआ से बनता है आपके स्पर्म। लास्ट स्पर्मेटोजोआ से क्या बनता है, सॉरी, स्पर्मेटोजोआ आल्सो इज नोन एज स्पर्म, यही इसकी मेच्योर फॉर्म है। यहाँ पे जो बीच में बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। एक बार फिर देखेंगे, देखो जो आपके पास में टेस्टिज है, टेस्ट की जर्म सेल में सेल डिवीजन होता है, और वहां पे बनता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में फिर सेल डिवीजन होता है, तो उससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेल डिवीजन होता है, उससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड इसमें कन्वर्ट होते हैं बाद में स्पर्मेटोजोआ के अंदर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, देखो ओवम हो चाहे स्पर्म, दोनों में ही क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो हाफ पाई जाती है, हाफ होती है। और इसीलिए ओवम और स्पर्म को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। इनको हैप्लॉइड सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्पर्म और ओवम में दोनों में
23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब पूरा देखो, एक स्पर्म की जो लाइफ होती है कितनी होती है, स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ भी है, इसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। इसकी जो लाइफ होती है 48 टू 72 आवर्स, 48 टू 72 आवर्स इसकी लाइफ होती है। और इसको टोटल जो बनने में इस फॉर्मेशन में स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरा टाइम जो लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो लगता है 61 डेज। 61 डेज का टाइम लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। स्ट्रक्चर की बात करोगे आप लोग, तो यहां पर स्पर्म को जब देखेंगे आप माइक्रोस्कोप में, तो आपको इस तरीके का नजर आएगा। ऊपर वाले पार्ट को जो बोलते हैं हेड, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। अभी हेड वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेड वाला पार्ट के अंदर देखो एक्रोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्रोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। एक्रोसोम्स पाए जाते हैं जो कि आपके एक तरह का एंजाइम निकालते हैं जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो है कहां से सीक्रेट होता है, स्पर्म में कहां से? हेड से। और हेड में भी कहां से? हेड में कहां से? एक्रोसोम से। हाइल्यूरोनिडेज, इसका काम क्या होता है? देखो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का, ये आपके पास में क्या था? ओवम। ओवम की जो बाहर की जो लेयर है उसको आप क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। और इस हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का काम क्या है? जब स्पर्म जो है इस बाहर की लेयर से अटैच होता है, तो ये जो कठोर लेयर होती है, तो इस लेयर को तोड़ने के लिए जो स्पर्म है इसी एंजाइम को यूज करता है। एंजाइम निकालता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम निकालता है वो, और इस लेयर को क्या कर देता है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम डिसोल्व कर देता है, जिसकी वजह से जो है स्पर्म जो है इसके अंदर एंटर हो जाता है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या करता है? इस पूरे के पूरे स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। पूरे के पूरे स्पर्मेटोजोआ को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। आई बात समझ में? यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे, एक वर्ड पूछते हैं कि कैपेसिटेशन किसे कहते हैं? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन को याद रखेंगे। ये एक तरह की देखो फिजियोकेमिकल रिएक्शन होती है कि किसी भी स्पर्म के किसी ओम को फर्टिलाइज करने की जो क्षमता होती है उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। किसी भी स्पर्म के किसी ओम को फर्टिलाइज करने की जो क्षमता है उसको कैपेसिटेशन कहते हैं ना। और कैपेसिटेशन में कितना टाइम होता है? 2 to 6 आवर्स की इसकी कैपेसिटी होती है। 2 से 6 आवर्स के अंदर क्या करता है? ये कैपेसिटेशन कर सकता है।